हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 12th क्लास इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2 लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमें इसका सेकंड पार्ट कवर करना है, जो कि है हमारा आई वांट टू ड्राइव अ कार, जो कि स्टोरी बेसिकली बिलोंग करती है एक बच्चे से जिसका नाम कि मुकेश होता है और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश के अंदर चाह है क्या करने की, अपना खुद का मालिक बनने की। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वो अनाउंसमेंट करता है, बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हैं। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़, और सीधा वो मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बातें कहता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है स्टूडेंट का, उस बच्चे का। हिज ड्रीम लूम लाइक अ मिरेज amidst the dust of streets that fill his town फिरोज़ाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल। तो उसका जो सपना है क्या, एक मोटर मैकेनिक बनने का, मानो एक मिराज है। मिराज बोले तो जैसे कि रेगिस्तान के अंदर धूल भरी आंधी या रेत के अंदर क्या होता है, दूर से देखो तो लगता है क्या कहीं पानी भरा हुआ है, और पास से जाने पर पता चलता है वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो कुछ ऐसा ही लगता है जो मुकेश का ड्रीम है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट उसके पास वो सारी सोर्सेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जिस जगह पे रहता है फिरोजाबाद जैसी जगह पे काफ़ी धूल भरी गलियाँ हैं, और वो जगह फेमस है किस चीज़ के लिए, बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है आपका कि फिरोज़ाबाद क्यों फेमस है। तो आप आंसर कर सकते हैं कि फिरोज़ाबाद फेमस है बेसिकली किसके लिए, बैंगल्स मेकिंग के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, कि हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद का बिजी है किसमें लगा हुआ है, बैंगल मेकिंग के अंदर। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास blowing industry where the family has spent generation working around furnaces. Welding classes making bangles for all the women in the land of seams, कि ये एक पूरा सेंटर बन चुका है, पूरा का पूरा क्या है, एक केंद्र बन चुका है हिंदुस्तान का, जहाँ पर क्या होता है ग्लास इंडस्ट्रीज़ है, वेयर फैमिलीज लिव स्पेंड्स, क्या है जहाँ पर बहुत कई परिवारों ने अपनी कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं काम करते करते फर्नेसेस के आसपास। फर्नेसेस मतलब भट्टियों के आसपास। वेल्डिंग ग्लासेस को मतलब चूड़ियों को जोड़ते हुए, मेकिंग ग्लास चूड़ियाँ बनाते हुए। और ऐसा लगता है मानो कि पूरे दुनिया के लिए जितनी लेडीज़ हैं, जितनी वुमेंस हैं, उन सब के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हो। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, कि अब उनमें से कोई भी बच्चा, उनमें से मतलब उन फैमिलीज़ में से कोई भी लोग नहीं जानते कि एक इलीगल है, एक तरीके इलीगल है। क्या इलीगल है कि चिल्ड्रन को काम कराना कैसे, एक ग्लास फर्नेसेस के साथ में। ग्लास फर्नेसेस मतलब कि कांच की जो भट्टियाँ हैं, कांच गलाने वाली जो भट्टियाँ हैं, हाई टेम्परेचर के साथ बच्चों को काम कराना एक तरीके से इलीगल है। इन डिंगी सेल विदाउट एनी एयर एंड लाइट, कि एक क्या अंधेरे कमरे में जहाँ पर ना तो क्या है लाइट और ना ही हवा आती है। दैट द लो इफ इन्फोर्स कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉक देयर डे लाइट आवर्स। अगर इस नियम को बहुत सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो वो 20,000 बच्चे जो कि अपना बचपन और अपना ज़्यादातर समय दिन का व्यतीत करते हैं फर्नेसेस के आगे, मतलब भट्टियों के आगे, तो शायद वो इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, मतलब आज़ाद हो जाएंगे। मुकेश आइज विम एज अ वॉलियंटेस टू टेक मी होम, तो मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है जब वो मुझे कहता है अपने घर ले जाने के बारे में। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता है वो कहते हुए कि उसका घर दोबारा बना है। विवेक वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस चौक विद द गार्बेज, कि हम ऐसी पतली सी सकरी सी गलियों से गुजरते हुए, जो कि बदबूदार गलियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा और कूड़े से भरी हुई,
पास्ट होम देन द रिमेन होल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, कि हम ऐसे घरों से गुजरे जिनकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा क्या पुरानी हो चुकी हैं, क्रैक आ चुका है उनमें। वोवली डोर्स, कमज़ोर दरवाजे। नो विंडो, खिड़कियाँ भी नहीं हैं। क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट्स। प्रीमेवल स्टेट का मतलब था आदिम जमाने की अवस्था, मतलब जैसे जहाँ पर जानवर और इंसान एक साथ रहते थे। तो मानो कुछ ऐसा एटमोसफियर है वहाँ पर कि जहाँ पे जानवर और इंसान एक जैसे रहते हैं, जैसे आदि मानव के ज़माने की बात हो। He stopped at the door of one such house, bang a wobbly iron door with his foot and pushed it open. कि ऐसे ही घर के सामने वो रुक जाता है मुकेश, और हम एंटर करते हैं। एंटर करने से पहले क्या होता है कि रुकता है, वो अपने पैर से किक करता है, मतलब कि पैर मारता है उस पर और पुश करके दरवाजे को खोल देता है। वी एंटर हाफ बुल्ट शेक, इट इज़ अ वन पार्ट ऑफ इट, कि एक हिस्से में हम एंटर कर जाते हैं वहाँ पर, जो कि हाफ बना होता है। टच इट विद द डेड ग्रासेस इज द फायरवुड स्टोव ओवर विच सिस अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। कि हम जैसे एंटर करते हैं तो क्या देखते हैं, फायरवुड स्टोव, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा देखते हैं। उसे एक बड़े से बर्तन में उबल रही होती, पक रही होती क्या, पालक की पत्तियाँ, मतलब पालक का साग पक रहा होता है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, कि वहीं ज़मीन पर एलुमिनियम का जो प्लेटर, बड़ा सा थाली लगी हुई है और वहाँ पे कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वूमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर सी, वीक सी जो महिला, यंग वूमेन मतलब कि एक लेडी है, एक युवती है, और वो क्या कर रही है, खाना पका रही है शाम का पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद द स्मोक सी स्माइल, उसकी आंखों में धुआं भरा जा रहा है लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो पत्नी है किसकी, मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, कि उसकी उम्र कोई खास नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसे एक बहू की रिस्पेक्ट, एक बहू का दर्जा प्राप्त हो चुका है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की एक डॉटर इन लॉ मतलब बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके पास 3 लोगों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, कि मुकेश के बड़े भाई की और उनके पिता की जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, सी जेंटली विड्रोल बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड द ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, कि जैसे बड़े व्यक्ति मतलब कि मुकेश के पिता एंटर करते हैं तो बड़े ही अच्छे तरीके से वो वहाँ से दीवार के पीछे चली जाती है, टूटी दीवार के पीछे, और अपना घूंघट अपने चेहरे के और पास ले आती है, मतलब वो घूंघट कर लेती है। अकस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जैसे ही कोई मेल एल्डर आता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है, कोई पुरुष आता है, तो उसके सामने डॉटर इन लॉ को क्या करना पड़ता है, वेलकम मतलब कि घूंघट ओढ़ना पड़ता है। इन दिस केस द ओल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, इस केस में, इस स्थिति में यहाँ पर कौन है, वो बुजुर्ग, वो बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही वॉज फेल टू रीनोवेट अ हाउस, कि काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत के बाद स्टार्टिंग में टेलरिंग की, कपड़े वगैरह सिए, देन अ बैंगल मेकर, और बाद में उन्होंने क्या किया, कपड़े वो चूड़ियाँ वगैरह बनाई। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट अ हाउस, और वो उसमें असफल रहे थे, किसमें, एक नया घर बनाने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और साथ के साथ अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल हैज़ मैनेज टू डू दिस एंड टीच दैम व्हाट ही नोज़, इसके बावजूद भी उन्होंने वो अपने बच्चों को वो सिखाया जो वो जानते थे। वो क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ वो एक ही चीज़ सिखा पाए अपने बच्चों को, वो क्या था, चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फॉर पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो ये तो हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य है, कहती है मुकेश की दादी, बताती है, वहीं पर बैठी हुई थी, जिसने देखा है अपने हस्बैंड को, मतलब मुकेश के दादाजी को अंधे होते हुए। क्यों, क्योंकि वो ग्लास को पॉलिश करते थे, चूड़ी बनाने वाला जो कांच होता है उसको पॉलिश करते हुए, जिसका डस्ट उनकी आंखों में जाता था, जिसकी वजह से वो एक टाइम के बाद अंधे हो गए थे। कैन अ गुड गिवन लिंकिंग एवर बी ब्रोकन, कि क्या भगवान का लिखा हुआ कोई मिटा सकता है या बदल सकता है, तोड़ सकता है उस नियम को।
सी इम्प्लाइज, उन्होंने कहा, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि चूड़ी बनाने वालों के खानदान में, इस कास्ट में पैदा होने वाले, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, कि चूड़ी बनाने वाले मनिहारों और इस जाति के जितने भी लोग हैं उन सब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा सिवाय एक चीज़ के, वो है बैंगल, मतलब चूड़ियाँ, अपने घरों में, अपने आंगन में, हर जगह, सभी के घरों में, सभी के आंगनों में, और फिरोज़ाबाद की हर एक गलियों में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट द 7 कलर ऑफ द रेनबो। सुनहरा गोल्ड हो गया, पैडी ग्रीन हो गया, रॉयल ब्लू, ये सभी कलर की जो चूड़ियाँ हैं, बैंगल है, सारे के सारे, साथ के साथ जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं, सतरंगी चूड़ियों के बारे में अवेलेबल हैं, यहाँ पे बताई गई हैं, मिलती हैं। लाई इन द माउंट्स ऑफ द अनकैप्ड यार्ड, कि वहाँ पर आपको ढेर मिल सकते हैं इन चीज़ों के। आर पाइल्ड द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुशेड बाई मैन अलॉन्ग द नैरो लेंस ऑफ द शांटी टाउन। उन चूड़ियों को कौन ले जाता है? यंग मैंस, मतलब कि नवयुवक जो होते हैं, वो खींच करके 4 पहिए वाले रेडियो में उसे इस गंदे से टाउन से बाहर लेकर के, सकरी गलियों से निकल करके लेके जाते हैं। एंड इन द डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, कि उसी के बाद क्या होता है कि अंधेरे हटमेंट्स, मतलब कि झोपड़पट्टियों के अंदर क्या है, फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स, मतलब कि जो डिब्बियाँ होती हैं, जिसे दिया सलाई लाइक कह सकते हैं, जो मिट्टी के तेल से जलती हैं। तो फ्लिकरिंग मतलब कि उसमें बल्ब वगैरह की फैसिलिटी नहीं है प्रॉपरली, सिर्फ डिब्बियों से क्या किया जाता है, लाइटिंग की जाती है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद द देयर फादर एंड मदर्स वेल्डिंग पीस ऑफ द कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल ऑफ बैंगल। तो लड़के और लड़कियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज़, अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं और वेल्डिंग करते हैं कांच के टुकड़ों को एक सर्कल में, मतलब कि बैंगल बनाने के लिए। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. उनकी आंखें क्या ज़्यादा कंफर्टेबल एडजस्टेड हैं अंधेरे में कंपेरेटिवली ज़्यादा उजाले के, कि वो उजाले में तो प्रॉपर नहीं उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती, बट उन्हें आदत हो गई अंधेरे में काम करने की। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर द बिकम अडल्ट्स। और यही कारण है कि वो एक यंग एज, मतलब कि अडल्ट होने से पहले पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। आगे चलते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। सविता एक यंग गर्ल है जो कि एक फैट पिंक ड्रेस पहनी हुई है, मतलब इसका रंग उड़ चुका है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन ओल्डर वुमेन, जैसे एक बूढ़ी महिला के साथ में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, जो कि क्या कर रही है, सोल्डिंग कर रही है, जोड़ रही है कांच के टुकड़ों को। एज हर हैंड्स मूविंग मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, कि उसके हाथ इतने तेज बढ़िया तरीके से काम करे जैसे कि एक मशीन हो। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, कि शायद वो जानती, शायद उसे पता होगा, क्या शायद वो जान पाए कि इस चीज़ के बारे में, उस बैंगल के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो बैंगल्स जिसे बनाने में वो हेल्प कर रही है। इट इज़ द सिम्बोलाइसिस एन इंडियन वुमेन सुहाग, कि एक निशानी होती है भारतीय महिलाओं के लिए उसके सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, इसकी पवित्रता बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है शादियों में। इट विल डाउन on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna and red bangle rolled in onto her wrist। तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो क्या होगा, उसे उसके सर पर रेड कलर का वेल, मतलब घूंघट डाला जाएगा, उसके हाथ पर हैना लगाई जाएगी, मतलब मेहंदी लगाई जाएगी, और उसके हाथों पर क्या, चूड़ियाँ पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो जाकर के एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर एगो, जैसा कि वो बूढ़ी महिला जो उसके साथ बैठी है कई साल पहले वो जो दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। किसके हाथ में? उस ओल्ड वुमेन के हाथ में। बट नो लाइट इन हर आइज, पर उसकी आंखों में चमक, लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया,
सी सेज इन वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, कि इस काम से एक पेट भर कभी उन्होंने खाना नहीं खाया, वो बताती है इन वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, और क्या है, इन सब से यही कुछ कमाया है। सी हैज़ नॉट एन्जॉय इवन वन ऑफ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, कि पूरी ज़िंदगी में उस वुमेन ने इस काम से कभी भी क्या पेट भर खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट सी हैज़ रिपीटेड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड सेइंग। तो वहीं क्या करता है, जब ये बात होती है तो उसका हस्बैंड उसी वुमेन का वहाँ बैठा होता है और बड़ी सी दाढ़ी में कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैं इसके अलावा कोई और काम नहीं जानता और हम सब यही करते हैं अपने घरों के अंदर अपनी फैमिली को पालने के लिए। जितने परिवार यहाँ रहते हैं वो सारे के सारे यही काम करते हैं। हियरिंग हिम वन वंडर्ड if he had achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head, कि उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली हो, और लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे अचीवमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर पाते जहाँ पर वो लोग रहते हैं, मतलब कि मुकेश की फैमिली रहती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक घर बनाना एक बहुत बड़ी बात है और लोग फेल हो जाते इस काम को करने में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज छत, और कहीं ना कहीं वो उन्हें इस बात का प्राउड है कि उनके सर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, कि वो रोना रोते हैं किस बात का, कि उनके पास पैसे नहीं हैं कोई दूसरा काम करने के सिवाय इस बिजनेस के, जो कि है मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने का काम। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग इन एवरी होम, कि हर एक घर में यही हालात हैं कि उनके खाने के लिए पेट भर भी नहीं मिलता। द यंग मैन इको ऑफ द लेमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, और यही चीज़ उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी और यही चीज़ उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ देखी है। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, और ये चीज़ें उनके वो इस चीज़ में धीरे धीरे उनके अंदर भी यही चीज़ें आ जाती हैं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर ऑफ माइंड नमलिंग टॉयल हैव द किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम। जब वो चीज़ उनके अंदर आ जाती है कि पिताजी ने किया हमें भी करना है, और जब तक उन्हें ये बात समझ आएगी कि हम कुछ अलग करें, तब तक वो इस एटमॉस्फेयर उनके माइंड के अंदर ये चीज़ सेट हो चुकी होती है कि हमें यही काम करना है। और उनका जो ड्रीमिंग है, इनिशिएटिव जो भी माइंड है उनका कुछ नए करने का, और एबिलिटी टू ड्रीम और सपने देखने की जो सामर्थ्य शक्ति उनकी, वो सारी की सारी खो चुकी होती है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, कि आप सभी मिलकर के एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क द ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने पूछा किससे, एक यंग मैन का जो ग्रुप था, यंग बॉयज़ का जो ग्रुप था उनसे, हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि मिडिल मैन के चक्कर में फंस चुके हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर्स, जिसने उनके पिता और उनके पूर्वजों को भी क्या इस जाल में फंसा रखा था। किस जाल में, कि वो क्या करते हैं, बैंगल्स को सस्ते रेट पे लेते हैं और मार्केट में महंगे रेट पे बेच देते हैं। इस चंगुल में वो लोग फंसे हुए हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, कि यदि अगर हम लोग कोई संस्था बनाते, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो हमें क्या होगा, पुलिस के द्वारा मारा जाएगा। बीटन बाय ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हम पर कोई अवैध काम का आरोप लगा करके हमें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। से उन्होंने उत्तर दिया, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनके बीच कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अलग करने की सोचे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उन्हीं की तरह थके हैं, हारे हैं। दे टॉक्ड एंडलेसली इन द स्पाइरल, दे मूव फ्रॉम द पॉवर्टी टू अपाथे दैन ग्रीड टू द इनजस्टिस, और वो सिर्फ बातें करते हैं किस चीज़ की कि वो किस प्रकार से इस जाल में फंसे हुए हैं, किस जाल में, गरीबी के, लालच के, अन्याय की, इस तरह की बातें वो बार बार करते हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उनको सुनकर के मुझे दो अलग प्रकार की दुनिया के बारे में पता चला। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, एक ऐसा परिवार जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, किसकी वजह से, उस कास्ट सिस्टम की वजह से, उस जातिवाद के चक्कर में जहाँ वो पैदा हुए हैं।
द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो है उसमें जो दूसरा ग्रुप है वो किसका है, साहूकारों का। द मिडिल मैन, उन मिडिल मैन का है, उन एजेंट्स का है। द पुलिस मैन, पुलिस वालों का। द कीपर ऑफ लॉ, जो वकीलों का। द ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाही है। एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बिग बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये सभी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन चाइल्ड्स को क्या करते हैं, उस दलदल में, उस एक्सप्लोटेशन में क्या करते थे, उसमें भेज देते। चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, कि जब तक उन बच्चों को इसकी जानकारी, इसकी भनक पड़ती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जब तक वो इस चीज़ को स्वीकार कर चुके होते हैं, जैसा कि उनके पिता ने कर लिया था, किस चीज़ को स्वीकार कर चुके होते हैं, उनके साथ जो एक्सप्लोटेशन, उनके साथ जो काम हो रहा है, वो सारी चीज़ों को। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ करना मतलब कि हिम्मत करने के बराबर था। डेयर मतलब कुछ अलग करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द हिज ग्रोइंग अप, और कभी भी डेयरिंग जैसी चीज़ उनके ज़िंदगी में नहीं सिखाई गई उन्हें। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चेयर्ड, कि जब भी मैं मुकेश को देखती हूँ वो झलक, तो मैं उसे चेयर अप करती हूँ, उसे मैं कॉन्फिडेंट, मुझे एक अजीब सा चेयरनेस फील होता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट, वो दोहराता है कि उसे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन तो गैरेज तो बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, जब उसे कहा गया गैरेज बहुत दूर है तुम्हारे घर से, तो उसने कहा मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो एकदम से चुप हो जाता है। नो, ही सेज, उसने उत्तर दिया नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो नीचे की ओर देखता हुआ। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इन द एम्बेरस दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, कि अभी भी उसके अंदर एक अजीब सी क्या है, एम्बेरसमेंट, मतलब पछतावा नहीं उसे किसी प्रकार का, और किसी प्रकार का कोई भी क्या उसके अंदर खेद नहीं है किस चीज़ का, कि उसने क्या कहा कि मैं प्लेन नहीं चलाना चाहता। ही इज़ द कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, उसने सिर्फ क्या देखा है, गाड़ियों का सपना देखा है। दैट ही सीज हर्टिंग डाउन, जो कि उसने देखा ज़मीन पे चलते हुए। द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, अपने गांव के, अपने कस्बे के गलियों में उसने इसे चलते हुए देखा। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से कुछ ही प्लेन उड़े थे। तो यहाँ से एक बात समझ ही आती है कि बच्चों को जितने जैसी चीज़ आसपास दिखाई देती है वो उन्हीं के बारे में सोच पाता है, क्योंकि प्लेन जैसी जो चीज़ है उसने कभी अपने आसपास कभी नहीं देखा कि कोई पर्सन अफोर्ड कर रहा है प्लेन, या प्लेन चला रहा है, या कोई पायलट बना है, तो कभी भी उसने इस चीज़ का देखा नहीं। लेकिन आसपास उसने देखा गैरेज है, लोग मैकेनिक बन सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में वो सोचता है। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का थिंकिंग पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जैसा हमें एटमॉस्फेयर मिलता है वैसे इंसान कन्वर्ट होने लगता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जो चाइल्डहुड एक्सप्लोरेशन की जो बात की गई है, वहाँ पर बच्चे लगातार इस काम को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि दादा ने किया, पापा ने किया, तो हम लोगों को भी वही करना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर भी ढंग से क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 का वीडियो आप ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। साथ के साथ इस चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो दोनों ही वीडियो में ऑलरेडी पहला चैप्टर का भी और साथ के साथ इस चैप्टर का भी दोनों पार्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।